पूरे देश को टारगेट कर रहा है भाई, एक समाज पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, एक समाज पूरे देश को पाखंड परोस रहा है। वही समाज जिसकी आप बात कर रहे हो उसको कोई टारगेट नहीं करता, वो सबको टारगेट कर रहा है। उसने टारगेट किया मनुस्मृति बना करके, वर्णाश्रम बना करके कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और उससे भी नीचे क्षत्रिय, उससे भी नीचे वैश्य, उससे भी नीचे शूद्र और सबसे नीचे अछूत और दलित। तो ये किसने टारगेट किया? किसने बनाया टारगेट करने का नमूना? किसने बनाया ये व्यवस्था? किसने बनाया सिस्टम? निर्देश ने बनाया? ये चमारों ने बनाया? ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया? या ज्योतिबा फुले ने बनाया? या बाबा साहब बुद्ध ने बनाया? कौन से महापुरुष ने बनाया? हमारे चमार तो अपना गाँव नहीं छोड़ता साहब, देश छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। उससे हम खूब कहते हैं गांव छोड़ शहर आ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कह कर गए गांव तुम्हारे लिए नरक का अड्डा, गांव छोड़ दो, शहर आ जाओ, शहर छोड़ दो महानगरों में, और महानगर छोड़ो बिजनेस करने, व्यापार स्थापित होने के लिए विदेशों में जाओ। तो चमार तो इतना ढीठ है कि वो जो है अपना गांव नहीं छोड़ रहा है, ये कह रहे हैं कि देश छोड़ के भाग जा। अगर देश छोड़ के भागने की बात है तो लगभग 7 लाख इस देश के अंदर रहने वाले हैं, देश का धन लूट करके विदेशों में शिफ्ट हो गए, विकसित देशों में शिफ्ट हो गए। और यहाँ से बताओ उस शिफ्ट होने वाली लिस्ट में एक भी चमार हो? चमार तो इस देश की मिट्टी में धान उगाता है, गेहूं उगाता है ना, देश को लूटने वाले चमार है, देश का निर्माण करने वाले चमार है। और खास सवाल ये है कि जो लोग ये लिख रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, ये लिखने वाले लोगों से पूछा जाए, जो चुटियाधारी बनते हैं, जो जनेऊधारी बनते हैं, कि इन्होंने देश में कितने निर्माण किए, कितने आविष्कार किए, क्या क्या इन्होंने जातियों के आविष्कार के अलावा, ऊंच नीच और वर्णाश्रम के निर्माण के अलावा अगर कोई निर्माण किया हो, आविष्कार किया हो तो बताइए। चमारों ने दुनिया भर के आविष्कार किए। चमार ने सड़क से लेकर के जूता तक बनाया, चमार आज भी बना रहा है। चमार खेतों में गेहूं उगाने से लेकर के दफ्तर भवन और हर चीज का निर्माण कर रहा है। चांडाली, पिशाच, दुष्टनी और अलग अलग जो भी हे दृष्टि के अभी तक महिलाओं के लिए, जैसे नाक काटने का उसका प्रकरण है कि उसकी नाक काट ली सुपर्णखा की, तो सुपर्णखा कह करके कहेंगे कि तेरी भी नाक कटेगी, तेरी नाक हम काटेंगे, मौका मिलेगा तो तुझे होलिका की तरह जलाएंगे, तू भी दुष्टनी है। दोस्तों यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। और जो कोई भी यहाँ पे जो डिबेट के लिए जो आते हैं, जो अपनी बातें रखते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दीदी निर्देश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम इनसे भी बात। जी दीदी निर्देश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। थैंक यू सर, आई होप कि सभी जी बोलिए। जी जी, दीदी निर्देश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप महिला बहुजन जो समाज है उसके लिए मुखर आवाज़ उठाती हैं, आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आपको क्या लगता है कि अगले 1 साल में कितना चेंज होगा? जी देखिए, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर जब महिलाएं काम करती हैं तो हर क्षेत्र में उनको झेलनी पड़ती है। और महिला मुद्दा जो है केवल भारत का या केवल एक जाति का नहीं है, पूरे विश्व स्तर का है। महिलाओं ने जो भी पाया संघर्ष करके पाया। और भारत में थोड़ा अलग दिक्कत है कि यहाँ पर महिलाएं और ऊपर से दलित महिलाएं, तो उनका संघर्ष जैसे ही उनकी जाति का पता चलता है वैसे ही उनका संघर्ष भी बढ़ जाता है। उनके ऊपर हमले बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर चारित्रिक जो छीटाकशी है या उसको बदनाम करने की जो आदतन एक लॉबी है, जो पहले से जिन महिलाओं की कोई कदर नहीं करते थे, जिनको बहुत निचले स्तर से आंका जाता था, आज वो महिलाएं अगर समाज में परिवर्तन की बात करेंगी, उसकी मांग करेंगी, आवाज उठाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनको ये सब झेलना पड़ेगा। और मतलब जैसे कोई जनरल वर्ग की महिला हैं, वो अगर समाज सुधार या एक्टिविज्म के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो उन पर, और अगर एक एससी समाज या एसटी समाज की महिला अगर वही सेम काम कर रही है, तो दोनों में कितना डिफरेंस होगा? मतलब पब्लिक का जो रिएक्शन है, जो विरोध है। हाँ, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। अगर एक सवर्ण क्लास की महिला है और वो परिवर्तन का काम कर रही है, तो उसको एक तरफ तो उसे थोड़ा सा विरोधी मिलेंगे, लेकिन एक लॉबी सवर्ण क्लास की ही उसके बहुत पक्ष में आएगी और उसको महान कहीं ना कहीं घोषणा कर देगी कि कम से कम एक महिला निकल कर कितना बड़ा काम कर रही है। और साथ ही साथ उस महिला को अगर कहा जाएगा तो वैचारिक हमला होगा उस पर, उसके थॉट्स पर हमला होगा, लेकिन उसके निजी जाति पर हमला नहीं होगा। पर दलित में दिक्कत ये आती है कि अगर वह महिला दलित है तो उसके विचारों पर तो हमला होगा ही होगा, साथ ही उसकी जाति पर भी हमला होगा। तो वो जो ढोंगी लोग हैं, जो ऊपर से प्रोग्रेसिव चोला पहनते हैं लेकिन अंदर से जातिवादी होते हैं, उसको अलग है दृष्टि से देखा जाएगा कि ये, अरे तुम्हारी कहाँ से इतनी औकात होगी कि तुम इतनी बड़ी बात करो, या तुम्हारे अंदर कहाँ से इतनी क्षमता आई कि तुम इतना हमको ज्ञान दोगी। अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि जिनको हम पैरों में रखते थे वो हमें अब ज्ञान देंगे। तो एक तो ये है कि हम उनको व्यक्तिगत जाकर नहीं बताएंगे, बताते ना कोई व्यक्तिगत उन्हें हमला करते, ना व्यक्तिगत हम उन्हें कोई पाठ पढ़ाते। बस सार्वजनिक तौर पर हम अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं और जो अभी तक हमने देखा, पढ़ा, मंथन किया, जो हमारे महापुरुषों ने कहा और जो झेला, उसको बस लिख देते हैं। तो इसी पर हमारे ऊपर हमले होते हैं कि अरे भाई देखो, अब इन जैसे भी हमें ज्ञान देंगे।
अगर मेरी जगह कोई सवर्ण क्लास की महिला उस बात को कहे तो उसको ये नहीं कहेंगे कि देखिए अब इन जैसे भी हम इनकी ये इतनी औकात हो गई कि ये अब हमको ज्ञान देंगे। तो ये दोनों मतलब बातों में अंतर है। उनकी जाति पर हमला नहीं होगा, उनकी कम्युनिटी पे हमला नहीं होगा, बल्कि उस महिला के सिर्फ़ विचार पे, वैचारिकी पे हमला होगा। लेकिन जी। अगर वही एससी-एसटी की महिला है, तो जाति सूचक भी होगा, महिला सूचक भी होगा और हर एक तरह से मुस्लिम है और मतलब उनके से भी जोड़ दिया जाएगा और पता नहीं क्या-क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। मुल्लों की औलाद है, हाँ, हाँ, मुल्लों की इस तरह रफ़ेल के है, संबोधन हलाला हाँ, करा इस के तरह की आई है। गंदी सज़ा हाँ, हाँ, ये इस तरह ये की एक चीज़ें झेलनी नॉर्मल पड़ेगी। है, ये शब्द इस तरह से बार-बार बोले जाते हैं। दूसरा, उसको सुपर्णखा, सुपर्णखा, चांडाली, पिशाच, दुष्टनी और अलग-अलग जो भी हे दृष्टि के अभी तक महिलाओं के लिए जैसे नाक काटने का उसका प्रकरण है कि उसकी नाक काट ली सुपर्णखा की। तो हुँ, सुपर्णखा हुँ। कह कर के कहेंगे कि तेरी भी नाक कटेगी, तेरी नाक हम काटेंगे मौका मिलेगा तो, तुझे होलिका की तरह जलाएँगे, तू भी दुष्टनी है। तो अलग-अलग तरह से जो एक काल्पनिक पात्रों में भी जिन्होंने उनकी हत्याएँ की, उन हत्याओं का कहीं न कहीं आज प्रत्यक्ष रूप से और सच करने के लिए उनका शिकार हम होते हैं, टारगेट होते हैं। वो तो कल्पना में उन्होंने जो किया, जैसे किया वो कल्पना थी, सच्चाई थी, अभी उसका उस पर रिसर्च चल रही है। हमारे जितने भी भाषाविद हैं, वैज्ञानिक विद हैं, वो निकाल कर ला रहे हैं। आप जैसे लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं, तो निकल कर आ रही हैं चीज़ें। लेकिन हम हुँ, आज हुँ। उनके लिए एक सामने जीवित पात्र हैं, ऐसे जैसे उन्होंने अपनी कल्पनाओं में मारे थे। तो हम उनके लिए हुँ, केवल इतने नहीं हैं कि हम बोल रहे हैं, इतने भी हैं कि इनकी औकात कैसे हो रही है कि ये बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा हुँ, सवाल है हमारे साथ में। अगर मैं कुछ लिखती तो मेरी लेखनी में कुछ शब्दों को सही भी ठहराया जाता। जहाँ तक मैं लिखती हूँ, जहाँ मैं करती हूँ, मैं गरीब बच्चों की एजुकेशन पर काम करती हूँ। अनेकों पाठशालाएँ सावित्रीबाई फुले के नाम से हमने खोल रखी हैं, खोली और ईडब्ल्यूएस के तहत हम गरीब बच्चे जिनके कागज़ तक नहीं होते, वो कागज़ तैयार कराते हैं, उनके एडमिशन कराते हैं, स्कूल वालों से लड़ते हैं, पूंजीपति उनका एडमिशन नहीं लेते हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी एंट्री कराते हैं। लड़ाई-झगड़े मतलब लीगली तौर पर तो अलग ही लड़ते हैं, वैसे वैचारिक जंग अलग होती है, वो दुश्मनी कई बार पर्सनली मानने लग जाते हैं। तो उनमें हमारे साथ में बच्चे कई अलग-अलग धर्मों के भी होते हैं और जातियों के भी होते हैं। उसमें ब्राह्मण भी होते हैं और वो एक तरफ अगर मैं उनके लिए काम करती हूँ, उनके बच्चों का फ्यूचर सँवारती हूँ, तो वो मेरे पैर भी छूते हैं और मुझे हुँ, देवी की तरह मतलब कहते हैं, मैं उनको रोकती हूँ कि नहीं, हम सब इंसान हैं और हम इंसान बने, ये सबसे बेहतरीन बात है। तो व्यक्तिगत रूप से हम चाहे इनकी कितनी भी मदद कर दें, लेकिन जैसे ही सामाजिक लड़ाई की बात आती है, तो ये हमारे सामने खड़े होते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं होते। यही हम में और इनमें फ़र्क होता है। लेकिन जब ये तकलीफ में होते हैं, ये दर्द में होते हैं, तो हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं, सामने नहीं होते। और महिला होने के नाते कभी भी समाज की महिलाओं को वो अच्छी नज़र से ना देखते हैं, ना देखना चाहते हैं। अगर आपने हुँ, कोई भी अच्छी बात बोली है, कोई भी अच्छा काम किया है, तो आपको अच्छा वो कह ही नहीं सकते, उनके मन से निकलेगा ही नहीं। वो बंधे हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं कि जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनका धर्म है, जो उनका वर्ण आश्रम है, जो उनकी सोच है, जो परवरिश है, जो उनका माहौल है, जो बचपन से दी गई उनकी कंडीशनिंग जो घर से होती है, उसमें यही सिखाया गया है कि ये इस लायक नहीं है कि ये आपके सम्मान के हकदार नहीं है। सबसे बड़ी जंग यहाँ लड़ाई जो है सम्मान की है कि हम अच्छा करके भी सम्मान नहीं पा सकते, वो बुरा करके भी सम्मान के लिए हमेशा सम्मानित रहे, पूजनीय रहे, क्यों? तो ये जो गैर बराबरी है, ये बहुत चुभती है, लगती है, इसके खिलाफ लिखना, बोलना, कुछ लोगों को जो लोगों को समझ में आता है वो बोलते हैं और वो इसका सामना भी करते हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक में जानी चाहिए और पब्लिक को सब लोग जो भी देश-विदेश के लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। एडवोकेट दीदी निर्देश जी ने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात बताई है, ये चीज़ें भारत में होती हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वक़्त के उस दौर में जो लोग नाम नहीं लेते थे या इस कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर समझ बैठे थे, उनको भी एहसास हो गया कि बाबा साहब क्या चीज़ हैं या उन्होंने क्या चीज़ बनाई थी और एक होता है ना कि आप उस चीज़ का बेनिफिट लेते रहते हैं, लेकिन आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप किस चीज़ के कारण अब तक बेनिफिट ले रहे थे। वो एहसास हुआ लोगों को, ये भी एहसास हुआ कि अगर ऐसी कुछ ताकतें
आज़ादी के बाद से ही सत्ता में अगर आ जाती, जिनका विचार धार्मिक वाला होता, तो शायद आज हम ये भारत भी नहीं खड़ा कर पाते। बैसाख पूर्णिमा होती है, उस समय बुद्ध को लेकर, बुद्ध के जन्म या उनके ज्ञान एनलाइटमेंट डे को माना जाता है। और ये जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है, इसको गुरु पूर्णिमा के रूप से आजकल ब्राह्मणवादी मना रहे हैं, पर इसके एक्चुअल हकीकत साथियों मैं बताता हूँ आपको। ये भी बुद्धिज़्म से, भारत के एंशिएंट कल्चर से जुड़ा हुआ है और आज के दिन को कहा जाता है आषाढ़ पूर्णिमा। तो आषाढ़ के महीने में वर्षावास शुरू होता है, वर्षा ऋतु शुरू होती है और भयंकर बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। तो विशेषकर नॉर्थ एरिया में, जो बुद्धिज़्म का उस समय का जो एरिया था, तो वर्षावास उस समय चलता था। उसमें बौद्ध भिक्षु लोग 3-4 महीने के लिए वो हो जाते थे, मतलब कहीं बाहर नहीं चौमासा जो निकलते थे। करते थे वो यही वाला रहता हाँ, था क्या चौमासा। उनका? हाँ, हाँ, यही से शुरू होता है, चौमासा। तो अब इसीलिए इसको ना गुरु पूर्णिमा कहा गया, क्योंकि आज से अब गुरु जो है वो नहीं होंगे। मतलब गुरु सब लोग जो हैं एक जगह हो जाएँगे, प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। तो यही चीज़ था। अब इसको क्या किए हैं कि रूप बदल गया है, कोई काँवड़ उठा के घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, सब अलग-अलग रूप बना के और बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल ये कारण है और इसीलिए आज से वर्षावास शुरू होता है 21 जुलाई से।